नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, संपादक नई पीढ़ी, और हमारे साथ हैं नई पीढ़ी के संपादकीय सलाहकार और इस देश के प्रतिष्ठित स्तंभकार आर विक्रम सिंह। वार्ता नई पीढ़ी के लिए हमारे इस खास शो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो वार्ता नई पीढ़ी के लिए। इस खास शो में हम हर सप्ताह समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज के समसामयिक मुद्दे हैं जिसमें से हम लोगों ने चूज किया है। पहला जो मुद्दा है वो है समान नागरिक संहिता के नए अपडेट का, और दूसरा जो मुद्दा है वो संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग का है जिसकी अभी मोदी जी ने अध्यक्षता की। हम आज इन्हीं दो मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, समान नागरिक संहिता के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी उत्तराखंड में करीब 3 लाख आपत्तियों पर विचार किया गया। इसमें आगे क्या अपडेट है, आगे क्या संभावना है, इसको किस तरह से आप देखते हैं सर? इसमें देखिए, भाजपा ने जो तय किया था उसमें ये उसका कोर इशू है। यूसीसी समान नागरिक संहिता भाजपा के जो आधारभूत कमिटमेंट हैं, जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उनमें आता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने धारा 370 को हटाया और इसी तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की, जो कि हम लोग देख रहे हैं, और मोदी जी इसके प्रति गंभीर देख भी रहे हैं। तो उसी तरीके से ये एक रेसिडुअल, एक बचा हुआ उनका एक इशू है जिसको कि वो चाहते हैं कि इसको 2024 के चुनावों से पहले जनता के सामने इस बात को प्रस्तुत कर सकें कि भाई हमने अपने सारे वादे जो थे हमारे घोषणा पत्र में वो हमने पूरे किए। तो समान नागरिक संहिता एक बड़ा इशू है। इसके बारे में हम लोग पिछले एपिसोड में, प्रारंभिक एपिसोड में चर्चा कर भी चुके हैं। जी। तो इसमें देखिए शिवेंद्र, मैं जो श्रोतागण हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको मैं बता दूं कि इसमें लगातार अपडेट हो रहा है चीज़ों के बारे में। सरकार की गंभीरता इससे पता लग रही है क्योंकि उत्तराखंड में इसको सबसे पहले विज्ञापित किया गया। सबसे पहले वहाँ पर आपत्तियाँ मांगी गई क्योंकि राज्यों के स्तर पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा में 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तब से लागू है जबकि वहाँ पुर्तगालियों का शासन था बहुत पहले से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से गोवा में किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं सुनी गई कि हिंदुओं के बीच में या ईसाइयों के बीच में या मुस्लिम समाज के बीच में, जबकि तीनों आबादियां वहाँ पर अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हैं। 66% वहाँ हिंदू हैं और 25% के आसपास क्रिश्चियन हैं, और मेरे ख्याल से 8-10% वहाँ मुस्लिम भी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई, आज तक नहीं आई। कहीं पर भी हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिला आज़ादी के 75 वर्षों में कि गोवा में इस समान नागरिक संहिता के कारण कोई समस्या हो गई। तो ये एक टेस्ट केस के तौर से अंग्रेज़ों के पहले के ज़माने से चलता चला रहा है। अभी दूसरा हमको लगता है ये पायलट प्रोजेक्ट टेकअप किया है उत्तराखंड में, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि आपत्तियाँ करीब 3 लाख के आसपास आई, जैसा कि बताया आपने, और इसका निस्तारण भी हो चुका है और ड्राफ्ट तैयार है। इसमें कतिपय बिंदुओं पर चर्चाएं भी हो रही हैं हम लोगों के बीच में, भरण पोषण के बारे में, कि कुछ चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ों के बारे में लोग क्लेरिफिकेशन जानना चाहते हैं। तो आलेख आ जाने के बाद, जो कि किसी भी समय राज्य सरकार को हैंड ओवर किया जा सकता है, फिर उसके बाद जब विधानसभा में बहस होगी, चर्चाएँ होंगी, तो सरकार उसके ऊपर विचार करके कहीं कुछ आवश्यक होगा संशोधन तो शुरू कर सकती है इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री। क्योंकि आइसोलेशन में उत्तराखंड में ये नियम व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी, इसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखा जाएगा। अच्छा, इस के सामने आने के बाद, ये इसकी स्वीकृति होने के बाद या उसके साथ ही साथ हो सकता है, उसके बारे में हम कह नहीं सकते कि मोदी जी की क्या मंशा है, क्योंकि सेशन, जो अगला सेशन मानसून सेशन है, वो चलेगा अगस्त के पहले या शायद दूसरे हफ्ते तक भी, एक्सटेंड भी हो सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें बहुत से निर्णय लिए जाएंगे, बहुत से एक्ट लाए जाएंगे, बहुत से खास करके कि जो दिल्ली का अध्यादेश हुआ है इसको भी इनेक्टमेंट किया जाएगा।
जिसका कि केंद्र शासित प्रदेशों के व्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बड़ा इवेंटफुल सेशन होने जा रहा है। अब इसमें देखिए यूसीसी के बारे में मैं दोबारा फिर जैसे पहले मैंने कहा था, तो संविधान का सर ये महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र का जो सियासी ड्रामा है, वो कोई डेड अनुच्छेद नहीं है, जैसा कि लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया कि साहब ये अनुच्छेद है तो अब फंडामेंटल राइट्स पहले आगे जो समय उपयुक्त होगा तब इसके बारे में कार्रवाई की जाएंगी। ऐसी मंशा नहीं। संविधान ने आपको डायरेक्शन दिया है, सरकार को डायरेक्शन दिया है, ये देश के लोगों को डायरेक्शन दिया है कि इसे लागू कीजिए। खाली ये छूट दी है कि आप इस पे उस समय के बारे में देख लें कि इसमें कोई समस्या न होने पाए, उसकी व्यवस्था करें, लोगों को अवेयर करें, जानकारी दें। तो 75 साल तो बहुत लंबा समय हो गया भाई, कितनी जानकारी हम लोग देंगे। 75 वर्ष आज़ादी के बीच जाएँ, जो काम 5 साल 10 साल में होना था हद से हद, उसके लिए 75 वर्ष बिता दें हम लोग ये पॉलिटिकल हमारे नेतागण अपना सत्ताओं के खेल में कि किसका वोट मिलना है, किसका वोट नहीं मिलना है, कौन हमसे खिलाफ हो जाएगा, कौन नाराज हो जाएगा। तो संविधान के इतने महत्वपूर्ण प्रावधान को हम लोग इग्नोर किए बैठे रहे। और ये प्रावधान, ये व्यवस्था यूसीसी देश की इंटीग्रेशनल व्यवस्था है, देश के एक एकीकरण जैसी व्यवस्था है कि एक देश एक कानून, एक भारत एक कानून। इसके बगैर देश कैसे चलता है? हर राज्य अपने अपने कानून बनाएगा, ट्राइबल्स के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, जैनियों के अलग कानून, हिंदुओं के अलग कानून। तो फिर देश का अर्थ क्या है? अगर देश बेसिक मुद्दों पर एक साथ नहीं है तो ये तो हमारे लिए एक शर्म से डूब पड़ने वाली बात है। जी जी। लेकिन यह है कि राजनीति है इस देश में, कुछ लोग हैं कि जिनको राष्ट्र के लिए लगाव नहीं। इसको आपको अच्छी तरह समझ लीजिए, जो भी यूसीसी का विरोध करता है वो देश का विरोध कर रहा है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो कुछ और वादी हो सकता है, अलगाववादी हो सकता है, विघटनवादी हो सकता है, एनार्किस्ट हो सकता है, वोट का लालची नेता हो सकता है, किससे हमको चूँकि माइनॉरिटी के लोग इसमें ज़्यादा विरोध करते हुए दिख रहे हैं, फिलहाल उनमें समर्थन भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो लोग ये सोच सकते हैं कि भाई माइनॉरिटी विरोध में होगी तो हमें माइनॉरिटीज़ का वोट मिल जाएगा, हम अपनी जाति का वोट लेकर के, माइनॉरिटी का वोट लेकर के सत्ता में इससे पहले बने हैं उसी तरीके से हो जाएंगे। देश की जनता इस खेल को समझ रही है, समझ चुकी है, और उनका हम देख रहे हैं उनका बेस इरोड हो रहा है ऐसे लोगों का कि जो कि जातिवादी लीडरशिप है, उनका बेस कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस तरीके से शिवेंद्र हम देखते हैं कि ये इसके पक्ष में माहौल बन रहा है। लेकिन इसी देश में शाहीन बाग भी हुआ जी, जहाँ पर कि एक इसी प्रकार के एक बहुत पोटेंट, बहुत सही दिशा में जाने वाले, भाई देश के नागरिकों का एक रजिस्टर होना चाहिए। जी जी। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित हैं आसपास के कंट्रीज़ में, जो कि 1947 के बाद 1950 में ये नेहरू जी ने जो एक कानून बनवा दिया था, जो लियाकत अली खान से समझौता करके, 1950 दिसंबर 1950 के बाद कोई हिंदू वहाँ से भारत में नहीं आ सकता, और उसी तरीके से कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो इसके लागू होने के बाद जो प्रताड़ित हिंदू थे उनका आना रुक गया। तो उसके बाद हमने देखा कि प्रताड़ना तो वहाँ चरम पड़ रही, कितने हिंदुओं की हत्या हो गई, कितनों को मार डाला गया, कितने अपहरण, कितने बलात्कार अभी भी हो रहे हैं। आज की तारीख में भी प्रतिवर्ष 400 के आसपास लड़कियों का अपहरण होता है, हिंदू लड़कियों का, जबकि आबादी वहाँ हिंदुओं की मुश्किल से 50-60 लाख रह गई। ये स्थिति प्रताड़ना जो लगातार झेल रहा है जो समाज, ये हुआ कि भाई ठीक है, अगर वो भारत में आ जाते हैं तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। उसका विरोध किया यहाँ के निकृष्ट किस्म के लोगों ने, गद्दार किस्म की मानसिकता में, बहुत नीच किस्म के लोग थे जिन्होंने विरोध किया पॉलिटिकली, जो है कि उन हिंदुओं की, उनकी मंशा ये थी कि हिंदू प्रताड़ित होते रहे। अरे जाहिलों, मतलब गुलाम मानसिकता के लोगों, इसमें तुम्हें क्या क्या तकलीफ थी? लेकिन विरोध हुआ, हमने देखा, किसान आंदोलन देखा कि विरोध हुआ। तो इसी तरीके से इसका भी विरोध करने की तरफ लोग चलेंगे, क्योंकि लॉजिक में नहीं जाएंगे। सर जैसे 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो वोटिंग का अधिकार इसमें नहीं है, ऐसा कुछ प्रावधान आ रहा है? नहीं, तो ऐसा प्रावधान मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रावधान जस्टिफाइड भी नहीं है जी। ऐसा प्रावधान आ भी नहीं सकता। वो राज्य सरकारें चाहें तो एक जो देश के स्वास्थ्य के बारे में, देश की वेलबीइंग के बारे में
इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकती हैं कि भाई ठीक है, अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो हम मताधिकार से वंचित आपको कर देंगे लोकल बॉडीज़ वगैरह में, किसी और बॉडीज़ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर किसी को नागरिकता, चुनाव का अधिकार लेने का, वोट देने का अधिकार लेने का अर्थ ये है कि आपने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। जी जी जी। मतलब एक तरीके से नागरिक है ही नहीं, जो वोट नहीं दे सकता वो नागरिक नहीं है एक प्रकार जी से। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि देश के नागरिकों को सिर्फ इसलिए कि उसके यहाँ बच्चे 2 से बढ़कर 3 हो गए, तो वो संभव नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक लंतरानी टाइप का किसी ने उसमें छोड़ दिया है, वो इसमें नहीं आ सकता। लेकिन अभी सुशील मोदी का बयान आया है, हाँ, तो उन्होंने आदिवासियों को इससे बाहर रखने की वकालत की है, तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? हाँ, इससे कि ये पता नहीं कहाँ से ये इशू निकाल रहा है, ये कबूतर टोपी से निकाल लिया इन्होंने, सुशील मोदी जी ने। ये आदिवासियों को समस्या होगी, उनके नियमों व्यवस्थाओं में कस्टम पे क्या असर पड़ जाएगा। अरे कस्टम अलग है, बराबरी का अधिकार अलग है। क्या आदिवासियों के यहाँ ऐसा है कि वो एक पुरुष के साथ कई महिलाओं का विवाह होता है? क्या बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा है उनमें? क्या वहाँ पर स्त्रियों को अधिकार नहीं चाहिए? क्या समानता का अधिकार नहीं चाहिए कि पति पत्नी को समान अधिकार हो, संपत्ति में जो है बेटियों का अधिकार बराबर हो? क्या वहाँ ऐसी व्यवस्था है? ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा हो तो सुशील मोदी जी को या जो भी श्रीमान जी हैं वो उस पर आए, सामने लाएं और उस पर बहस हो। ये हवाई बात कह देने से उनके कल्चर में असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा भाई? आज तक जैसा मैं देख रहा हूँ, आज तक कभी भी नहीं किसी ने कहा, किसी आदिवासी नेता ने उठ करके नहीं कहा किसी भी क्षेत्र से, न झारखंड क्षेत्र से और कहीं से भी नहीं, न छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कुछ आवाज़ें उठ सकती हैं वहाँ से, वो क्रिश्चियनिटी के पाले में जाकर के बैठ जाए। क्रिश्चियनिटी एक अपना अलग फ्रीडम चाहती है देश में। वो चाहते हैं कि पूर्वोत्तर उनका इलाका माना जाए। ये हम लोग देख रहे हैं, बहुत सावधानी से देख रहे हैं, बहुत कायदे से देख रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। एक देश की विभाजनकारी सोच है ये कि ये जो वहाँ पर जितने राज्य हैं उसमें क्रिश्चियनिटी काफ़ी फैल चुकी है। ये हमारे श्रीमान नेहरू जी ने, एक एल्विन हुआ करते थे, एल्विन कहते थे अपने को एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके साथ इन्होंने समझौता किया मेरे ख्याल से 1961 में। समझौता ये किया कि नागालैंड जैसे राज्यों में हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं का प्रवेश नहीं होगा। नागालैंड में इन्होंने, नेहरू जी ने या उस समय की कांग्रेस सरकार ने जिस भी सोच के तहत ये पुजारियों को, संतों का प्रवेश रोक दिया। और इस रुकने का परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनिटी नागालैंड में फैलने लगी। उसका असर सब तरफ पड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग ये इशू उठाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारी कल्चरल और संस्कृति अलग है, कुछ नहीं अलग है। क्या आप लिख करके दीजिए, आप बताइए क्या आपके यहाँ महिलाओं को अधिकार आप नहीं देना चाहते? तो अगर आप नहीं देना चाहते तो बताएं, सामने सामने आए कि भाई हम नहीं देना चाहते। आप क्यों गोल मोल की बात कर रहे हो भाई? महिलाओं का अधिकार वहाँ भी सब जगह है। ट्राइबल फैमिलीज आप देखेंगे हर जगह, ट्राइबल फैमिलीज मात्र सत्तात्मक परिवार रही हैं, जहाँ स्त्रियों का सबसे अधिक महत्व रहा है। वो मालिक रही हैं परिवारों का, आज भी हैं। वनवासी क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत महत्व। तो कोई यह कहे कि नहीं साहब यूसीसी वहाँ नुकसान कर, यूसीसी तो उनके लिए है ही है जी। तो ये सुशील मोदी जी की बात हम कभी समझ नहीं आई कि आखिर वो इस बात कहाँ से ये निकाल रहे, कहाँ से इस बात को कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब वही बता सकते हैं इसमें। जी जी। मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से भाजपा भी सहमत नहीं होगी और कोई भी नहीं सहमत होगा। ये कबूतर कहाँ से निकाला उन्होंने? अभी एक नया अपडेट है, संघाई सहयोग संगठन की हाल में ही एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की। हाँ। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करें? संघाई कॉरपोरेशन के बारे में देखिए, ये एक अजब किस्म का संगठन है जी और इसका इनिशिएटिव लिया था चीन ने जी और रूस ने। जी और इसमें से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये जो कि पूर्व रूस का भाग रहा है, जी जब सोवियत यूनियन था तो उसमें किर्गिज़स्तान था, ताजिकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था और कजाकिस्तान था। ये सारे 5-6 कंट्रीज थे जो कि उसके रिपब्लिक थे रूस के, लेकिन इन्हें कोई जानता इसलिए नहीं था कि रूस के हिस्सा थे, उनके राज्य थे। जब सोवियत रूस टूट गया 1991 में, तो इनको फिर आज़ादी का स्टेटस इनका हो गया कि भाई ये आज़ाद हो गए।
अब आज़ाद होना क्या है, ये तो बहुत बुरी कंडीशन में थे ये कंट्रीज, इनको बाहर से बहुत मदद चाहिए थी, तो लोगों ने मदद किया, चीन ने मदद किया, हेल्प किया इनकी। अब ये किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन ये मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है इनमें, लेकिन वो कट्टरपंथी नहीं है। वो उस प्रकार के जैसे कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी खासी बीती हो कम्युनिज्म में, मार्क्स की अधीनता में, और बराबरी की बात या जो भी कह लीजिए डोमिनेंस में, रशियन डोमिनेंस में, तो वो कट्टरपन उनमें डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन ठीक है, तो उनको इन लोगों ने लिया। फिर साथ में उन्होंने अपना जो है विस्तार करने की सोची, तो पाकिस्तान था, फिर भारत की तरफ उन्होंने सोचा कि भारत को भी इसमें शामिल कर लें। भारत इसमें 2017 में सम्मिलित हो गया। तो देखिए, चीन के 3 बड़े खतरे हैं या थ्रेट्स हैं, या उनको लगता है कि ये हमारी समस्याएं जो हो सकती हैं। एक तो फूड चेन, वो चाहते हैं कि हमारा भोजन पानी का रास्ता बाधित न हो, क्योंकि चीन बहुत सी चीज़ें, बहुत सा फूड आइटम इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने का बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अब उनको जो है इसके लिए BRI चाहिए, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जो उन्होंने दुनिया भर में रेलवे लाइन नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बनाने का प्रयास किया है। उससे कनेक्टिविटी बढ़े, समुद्र की भी बढ़े और ज़मीन की बढ़े। तो इसलिए यूरोप से कनेक्ट करने के लिए सोवियत रूस के माध्यम से उन्होंने एक पूरी की पूरी एक परियोजना चलाई, जिससे कि रोड कनेक्टिविटी चाइना की हो जाए, उसको फाइनेंस भी किया। तो ये फूड सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से। दूसरा, उनके साथ खतरा ये है कि अमेरिका उनके एंटी हो सकता है, और काफ़ी हो सकते हुए उन्होंने कंसीव किया था भविष्य का आकलन करते हुए कि अमेरिका के साथ विरोध की स्थितियाँ बनेंगी। तो हमारा ये जो ऑयल है, तेल है, जो बहुत बड़े पैमाने पर चीन तेल भी आयात करता है, उनके यहाँ तेल और नहीं होता है, तो यहाँ से गल्फ कंट्रीज से, अरब से, सऊदी अरब वगैरह से, तो वो उनको चाहिए था भाई कनेक्टिविटी अच्छी होगी इन सब कंट्रीज से, तो ऑयल इंपोर्ट में हमें परेशानी नहीं होगी। तीसरा जो है, उनको ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया था, कि इस सुविधाओं को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि चीन की डिज़ाइन ये थी पहले से कि हिंद महासागर वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है उनकी कनेक्टिविटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिंद महासागर क्षेत्र को इनको डोमिनेट करना है। तो ऐसी स्थितियों में वो चाहते थे कि भारत भी अपने आर्थिक हितों के दृष्टिकोण से अगर साथ आ जाता है, और हमारी योजनाओं में जो कि हमने पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी वाली जो योजना बनाई है, जिसमें कि वो भारत के क्षेत्र जो POK से हम लोग कहते हैं, जो कि कहा जाए कि नॉर्दर्न पोर्शन है, गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र, वहाँ से एक जो इनका कनेक्शन हो गया है, उस रोड को उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। भारत ने विरोध किया, तो उस विरोध को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन भारत ने अपना कुछ किया नहीं, बस ये अपने विरोध को दर्ज कराया है, और लगातार भारत इसका विरोध करता है इस पॉइंट में। तो इस तरीके से भारत के उस संगठन में एक जो कहा जाए कि बिजारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके भारत के हितों के अनुरूप हमें नहीं लगता। अब हम क्यों इसमें शामिल हो गए, अब इसके बारे में हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे विदेश मंत्री और मोदी जी समझते होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये ऐसे देश हैं जिसमें इसको रूस को छोड़ करके बाकी कुछ न्यूट्रल हैं, और 2 हमारे मुख्य शत्रु इस संगठन में हैं, पाकिस्तान और चीन। तो शायद ये सोचा होगा कि भाई न्यूट्रलिटी का एक पोर्शन हमको मेंटेन करना, इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम भी हैं, तो कोई ऐसा प्रस्ताव पास करें जो कि हमारे लिए एक समस्या बने, तो उसको हम अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसे रोक सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं। इस बार भारत इसका अध्यक्ष था। इससे पहले समरकंद में था, हमको लगता है ताजिकिस्तान अध्यक्ष रहा होगा, कि समरकंद किस कंट्री में पड़ता है। तो जो है वहाँ पर जो डिक्लेरेशन का हुआ, उसमें ये बात कही गई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कही गई, इकोनॉमिक योजना की बात कही गई, और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के सारे देशों में सड़कों का जाल बिछाया जाए, जिसको कि चीन ने अच्छा खासा फाइनेंस किया। तो भारत ने उस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और उसका विरोध किया, और उस पैरा पर हस्ताक्षर भी नहीं किया समरकंद में भी। तो अब जब यहाँ की बात है, भारत में जब भारत स्वयं अध्यक्ष है, तो अब यहाँ पर भारत में जो अभी सहमति बनी है जिन बिंदुओं पर, आतंकवाद पर सहमति बनी, आर्थिक विकास की कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन जिस पर असहमति रही उसमें रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव भारत की ओर से, बाकी और जो 6-7 देश हैं वो उस पर सहमत हैं, भाई ठीक, हमें कोई परेशानी नहीं। भारत ने स्पेसिफिक उस पैरा का विरोध करते हुए ये कहा है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं।
BRI के प्रोजेक्ट से हम सहमत बिल्कुल नहीं। तो ये तो बात भारत का स्टैंड हो गया, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से जो आर्थिक योजना इन्होंने बनाई है उसमें सबने बैठ कर के 2030 तक की एक आर्थिक योजना होनी चाहिए इन देशों की, वैश्विक दृष्टिकोण से भी और हम अपनी भूमिका के बारे में, इन देशों की भूमिका के बारे में भारत ने उस पर भी सहमति नहीं जताई। अब चाइनीज़ इंटरेस्ट जिस तरीके से चल रहे हैं, आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे की सार्वभौमिकता के सम्मान करने की बात कर रहे हैं। अब भारत का 35,000 किलोमीटर एरिया आपके कब्जे में है, पाकिस्तान जो है 85,000 किलोमीटर एरिया भारत का पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये लोग इस संगठन में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस संगठन में जब हमारी सहमति भी नहीं है मुख्य मुद्दों पर, तो हम यहाँ बैठे किस लिए, ये सवाल आता है। अब डिप्लोमेसी ठीक है, डिप्लोमेसी आवश्यक है, लेकिन इस प्रकार के संगठन में जो कि हमारे हितों के प्रतिकूल जा रहे हैं, इनके दो प्रस्तावों पर हम असहमत हो रहे हैं, अध्यक्ष के तौर से मोदी जी असहमत हो रहे हैं, इसमें बैठे रहने कोई औचित्य नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि भारत अमेरिका संबंध आगे चल रहे हैं, तो उसके चलने के बाद ये सब संगठन जो इस प्रकार के SCO, शंघाई कॉरपोरेशन, शंघाई एक शहर है चीन का जिसके नाम पर ये संगठन बनाया गया है तो अब भारत के लिए एम्बरेसिंग पोजीशन होगी कि इस संगठन का सदस्य बने रहना, जबकि हमारे साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं, क्वाड का हमारा संबंध है जिसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है हमारे साथ। तो इस प्रकार के जो देश जिसकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है क्वाड की, तो हम हर चीज़ में घुसे हुए हैं। जो ये भी तो हो सकता है सर, वर्चुअल बैठक हुई इस बार, तो वर्चुअल बैठक का भी यही ध्येय रहा हो कि प्रत्यक्ष बैठक ना करके वर्चुअल कर ली जाए। हाँ, कुछ उसको इसी तरह प्रत्यक्ष होने में समस्याएं थी कि तामझाम बहुत बढ़ जाता। जी। और फिर भारत में कोई बहुत स्वागत तो करता नहीं इनका, शहबाज शरीफ का, इनको काले झंडे ने दिखा दिए जाते हैं, इनके खिलाफ सवाल जवाब हो जाते हैं, इनसे प्रेस वाले घेरे घूमते हैं इनको। वही स्थिति उनकी भी, शी जिनपिंग की भी होती है। इनका कोई स्वागत, जैसे भारत में मोदी जी ने पिछली बार जबरदस्त स्वागत किया था इनका, अहमदाबाद और कहाँ झूले में बैठा करके झुलाया उलाया इनको। मुझे लगता है कि वर्चुअल बैठक का भी एक मैसेज यही होगा, हाँ, बहुत ज़्यादा महत्व, हाँ, कि दूर दूर से बात किया जाए, जी, जिससे कि हम लोग दिल की बात कह करके इसको खारिज कर दें। हाँ, कि मिलेंगे तो फॉर्मेलिटी होगी, अनायास की फालतू फंड वाली। तो इसलिए जो है इसको इस तरीके से मोदी जी ने सरसरी तरह से निपटा दिया कि जाओ भाई ठीक है, आपके जो बाकी लोग आए होंगे, बैठे होंगे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो है वो वर्चुअली ही मिले। शहबाज शरीफ को काले झंडे और दिखा दिया जाता है, कूट हो जाते, तो क्या फ़ायदा उनके आने से, कौन स्वागत करने के लिए बैठा हुआ था यहाँ। तो इस तरीके से SCA का मुझे लगता है, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारी भूमिका बहुत रेलेवेंट नहीं है, और इससे अगर हम अलग हो जाते हैं आने वाले वर्षों में सहमति के साथ, भाई ठीक है आप लोग चलाओ, हमारी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, ये कह करके मोदी जी से अलग हो सकते हैं, अलग हो जाना चाहिए। तो ये रहा आज के हमारे दो विषयों पर। एक विषय और सर, महाराष्ट्र में जो हाँ, चल रहा है, महाराष्ट्र का जो सियासी ड्रामा है, हाँ, तो अभी अजीत पवार, जैसे अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार ने जिस तरीके से, और इसमें देखिए ऐसा है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं जी, अब ये संकट में आ रही हैं जी। अभी आपने देखा कि शिवसेना में जब वही परिवारवादी पार्टी रही, बाल ठाकरे के बाद शिवसेना में जो लोग थे, एक तो उनके बेटे उद्धव और साथ में उनके भतीजे जो राज ठाकरे थे। जब विरासत का सवाल पैदा हुआ तो परिवारवाद में भी घोर परिवारवाद। तो आप देखिए भाई, भतीजा भी तो आपके परिवार का ही था, अब हमारी अपनी पार्टी, हमारा अपना परिवार, और परिवार में भी एक हमारा ही परिवार, जो हमारा एक जो कहा जाए शुद्ध हमसे ही पैदा हुआ। तो ये परिवारवादी पार्टियां यहाँ से चली जाती। वही परिवारवाद हम देख रहे हैं लालू जी के यहाँ, वही परिवारवाद देखा हमने मुलायम सिंह जी के यहाँ, वही परिवारवाद देखा हर परिवारवादी पार्टी में वही हाल है। तो जो भतीजे हैं, भांजे हैं, जो कि आपके लिए परिवार के लिए लड़े मरे, तो भी खड़े हो जाते हैं भाई ये क्या बात है।
भाई एक्सट्रीम परिवारवाद। तो उसके तहत हमने देखा राज ठाकरे अलग हो गए, उनके अलग होने से शिवसेना कुछ कमज़ोर हुई ही होगी, खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करते हैं, उठाते हैं, बहुत प्रभावी नहीं हो पाए। तो उसी प्रकार की गतिविधि ये हुई है शिवसेना में, अजीत पवार, हाँ सॉरी, हाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस, हाँ इनमें। जी जी। तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी दो फाड़ हो गई, बल्कि दो फाड़ क्या हुई, एक तरीके से ये डोमिनेंट ग्रुप लेकर के निकल गए। एक सुप्रिया सुले वो अपनी बेटी के पिछली बार की गलती उन्होंने नहीं दोहराई। पिछली बार तो ला करके उन्होंने सरकार का गठन नहीं किया, बल्कि उन्होंने सरकार एक तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए, और फिर उनके लिए आसान रहा अपने विधायकों को ले जाना। इस बार चल रही हुई सरकार में आकर के वो मंत्री बन गए अपने विधायकों को लाकर। तो अब शिवसेना का राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य अब सबको दिख गया कि भाई ये श्रीमान जी 83 वर्ष के हैं, बीमार भी हैं, और ये कहाँ तक इनका शरीर कब तक साथ देगा। तो ये है, अब हमको नहीं लगता कि बहुत लंबा ये राजनीति चला पाएंगे, कोई उनकी समस्या आ जाएगी, और संभवतः हो सकता है, इस बात के बारे में व्यक्त किया गया है। कई पत्रकारों ने बात कही है, माननीय पत्रकारों ने, कि हो सकता है ये कांग्रेस से आए थे और अपने जो कुछ अपनी पुत्री वगैरह इन सबकी सुरक्षा को देखते हुए कहीं कोई भविष्य बनेगा, कोई इंडिपेंडेंट इनकी पुत्री में क्षमता नहीं है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो कांग्रेस की तरफ रुक करके उसमें फिर मर्ज हो जाएंगी, एक स्थितियाँ, शायद ऐसी स्थितियाँ बने। तो ये एक चाय की प्याली में तूफान की तरह है, भाजपा की सेहत कोई इससे असर नहीं पड़ता है। ये शिंदे जी जरूर इससे कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उनके लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। मेरे ख्याल से जब एक नया ग्रुप आकर के आपके साथ शामिल होगा, तो उसके साथ आपको एडजस्ट करके, समायोजित करके, आप ये मानिए कि आप 3 लोग एक परिवार हो गए, सत्ता के ही दृष्टिकोण से हुए, जैसे भी हुए, तो आप लोगों की भूमिका अब साथ है, और छोटी मोटी जो बातें हैं उनको सेटल कर लेना चाहिए। उसे एक बहुत डेफ्ट मूव इसको कहा जाएगा पॉलिटिकली, एक बहुत गजब का मूव हुआ। ये है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्था करने में, व्यवस्थित होने में थोड़ा सा संकट जरूर आ गया, लेकिन चूँकि वरदहस्त इसमें मोदी जी का है, इसलिए ये लोग कोई मनमाना किस्म की अपनी दुकान नहीं चला पाएंगे, जैसे कि इनकी पुरानी सरकारों में इन लोगों की आदत रही है। अभी वित्त मंत्रालय की बहस चल रही थी कि वित्त मंत्रालय इनको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला नहीं है। उनको मंत्रालय मिलेगा कोई महत्वपूर्ण, इनको क्या नाम, अजीत पवार जी को। उन्होंने बयान दिया भी कि मैं मुख्यमंत्री होना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जब समय आएगा तो आप होंगे। अभी 8-10 साल तो रहिए, भाजपा के साथ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम अलग ही रहेंगे, अपनी अभी गठबंधन की तरीके से चलेंगे, तो ठीक है, आप चलिए। फिर चुनाव आएगा तो उसमें आप अपने जलवे दिखाइएगा, अरमान निकालिएगा। तो एक अच्छा मूव हुआ है ये 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से, एक अच्छा पॉलिटिकल भाजपा का है। और इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, इससे एक ट्रेंड ये चल पड़ेगा कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उसमें जो भतीजे सिंड्रोम है, भतीजे सोचेंगे भाई ये तो मोदी जी ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। भाई पुत्र अगर जो है, उनका पुत्र रितेश यादव पुत्र महोदय के प्रति डिवोटेड है पार्टी, तो भतीजे भांजे सोचेंगे भैया हमारे लिए क्या है, सिवाय जो है इनकी पोस्टर लगाने के, बैनर लगाने के, और हमको क्या मिला। तो वो सोच सकते हैं भाई आज नहीं तो कल हम भी चलेंगे, मोदी जी से मिलें या देखेंगे भाई कोई रास्ता हम भतीजों के लिए है कि नहीं। तो भतीजे सब जगह हैं, बेटे आपके हैं, तो वही भतीजे ही इस परिवारवाद का नाश करेंगे, आप देखिएगा, वो कर भी रहे हैं। तो ये था इसके बारे में तीसरा इशू। ये पॉलिटिक्स अभी चल रही है और चलेगी, इसका हम लोग मजा लिया जाए, देखा जाए, और क्या है, ये सब घटनाएं भी चलती रहनी चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके कीमती विचार मिले, सुझाव मिले। तो आप देख रहे थे वार्ता नई पीढ़ी के लिए, और इसी तरह हम नए मुद्दों के साथ फिर से हाजिर होंगे अगले सप्ताह। बहुत बहुत नमस्कार।